Hello everyone. Today we are going to discuss about torque experienced by an electric dipole when it is kept inside the external electric field. तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ऐसे रीजन में रखेंगे जिस रीजन में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना लगेगा वो हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो जो आपका डाइपोल है उस पे डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और जो नेट टॉर्क होगा, वो आपका नॉन जीरो होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, जिस रीजन में आपने डाइपोल को रखा है, अगर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो डाइपोल पे नेट टॉर्क, टोटल फोर्स तो क्या होगा, 0, और टोटल टॉर्क होगा नॉन जीरो। अगर इसका अपोजिट वाला केस लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये तो किसके लिए है, ये तो यूनिफॉर्म के लिए है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होगा वो भी नॉन जीरो होगा। नेट फोर्स भी क्या होगा, नॉन जीरो, और जो नेट टॉर्क है वो भी क्या होगा, वो भी नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये दोनों नॉन जीरो होंगे। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना रखा है, और इस डायग्राम में ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये आपका -q चार्ज है, ये आपका +q चार्ज है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट P, उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा हम क्या लेते हैं, -q से +q की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -q से +q लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, डाइपोल मोमेंट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। सो हियर व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P और E के बीच में जो एंगल है ना, P और E के बीच में, वो हमारा थीटा है। ठीक है, अब हमें देखो ये जो +q चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इस +q चार्ज पे भाई हमने पढ़ा था कि जब किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पॉइंट चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे ये +q चार्ज है, और ये +q चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस +q चार्ज पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कितना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा हुआ है, और ये इसको वेक्टर फॉर्म में हमने वहाँ पे लिखा। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज आपका प्लस का है, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस +q पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ लगेगा फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो किसके बराबर होता है, कितना चार्ज है और कितना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना फोर्स लगेगा। तो इस पे ये जो फोर्स है ये +q पे है,
और ये फोर्स किसके बराबर है भाई, ये चार्ज कितना है यहाँ पे, Q चार्ज लिया मैंने और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया मैंने, E लिया है। तो Q इंटू ई, इतना फोर्स लगेगा इस प्लस Q चार्ज पे और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली दिस माइनस Q चार्ज विल ऑल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स, इस पे भी फोर्स लगेगा और इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर चार्ज ये माइनस का है, अगर ये माइनस का चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट है और माइनस Q पे फोर्स लगेगा राइट टू लेफ्ट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स लगेगा भाई, ठीक है। और फोर्स का ये तो होगी डायरेक्शन फोर्स की, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड तो वही होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड और कितना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड, ये फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे आप देखो ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स ये है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो ई मैंने यहाँ पे लिया है, ई मैंने यहाँ पे लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पे यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो डाइपोल के ऊपर जितना फोर्स राइट साइड में है उतना ही फोर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। दोनों फोर्स बराबर तो हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। इसलिए मैंने वहाँ लिखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसमें जो डाइपोल हम रखेंगे उस पर नेट फोर्स तो लगेगा 0। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर टॉर्क की बात करूँ, टॉर्क भाई, टॉर्क आपने 11th क्लास में पढ़ा था, टॉर्क का सिंबल होता था दिस इज टाउ, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते थे, टॉर्क होता था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ यहाँ पे डायग्राम, ये मेरा जो है डाइपोल है, दिस इज डाइपोल, दिस इज डाइपोल, ये डाइपोल है। यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, कितना फोर्स लगा हुआ है, Q इंटू ई, ये फोर्स लगा हुआ है। और ये जो माइनस Q है, यहाँ पे कौन था, प्लस Q था, और यहाँ पे जो माइनस Q है इस पे फोर्स लगा हुआ है अपोजिट में, फोर्स बराबर ही है, मैग्नीट्यूड इक्वल है QE, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है, जो डाइपोल की जो लेंथ है, दिस डाइपोल की जो लेंथ है ये मैंने ले रखी, मान लो यहाँ पे 2a, डाइपोल की लेंथ क्या ले रखी है, 2a, ठीक है। अब ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, ये जो एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज परपेंडिकुलर। अब देखो एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स ये है, इन दोनों फोर्स के बीच में ये ऐसे फोर्स लगे हुए हैं, दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सी है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसमें इसकी नेमिंग कर दूँ, इसको मैं मान लो O मान लेता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, B, दिस इज पॉइंट B। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी OA। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है आपको, वो क्या लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू AO। और AO इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जो AO है ये क्या है, परपेंडिकुलर की लेंथ है, और परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है, हाइपोटेनियस की लेंथ इनटू साइन थीटा, इनटू साइन थीटा। तो AO, ये AO किसके बराबर हो जाएगा, 2A साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क किसके बराबर होगा भाई, देखो टॉर्क आपका आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे निकालते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है, फोर्स है Q इंटू ई, दिस इज Q इंटू ई, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2A
साइन थीटा। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ई को मैंने देखो इसमें Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए को मैंने अलग लिखा, इंटू ई और इंटू साइन थीटा, इसको मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो टाउ है, टाउ इक्वल टू जी जो है ना Q इंटू टू ए, ये क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इसका। दिस इज द डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने के बाद, दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी मिले, अगर मैं दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करता हूँ और जो मुझे मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, अगर वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क मिलेगा, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो टॉर्क है वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट है इसका डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म में आ गया लास्ट रिलेशन या फॉर्मूला। तो भाई एक बार फिर से देख लो, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ देखो कौन सी लेनी है आपको, ये डाइपोल है और ये एंगल यहाँ पे थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है, P और E के बीच का, ठीक है। तो ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी AO, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर आपका। और फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, एक चार के ऊपर यहाँ पे फोर्स है, फोर्स है, जो फोर्स कितना है QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें मैंने क्या फोर्स को रीअरेंज किया सभी टर्म्स को, Q इंटू टू ए को पहले लिखा, फिर मैंने E को लिखा, फिर मैंने साइन थीटा को लिखा। अब Q इंटू टू ए ये किसके बराबर है, ये डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दिस इज डाइपोल मोमेंट, E एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब देखो इसमें अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ टॉर्क की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे टॉर्क की, टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। भाई टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूँगा ना, कितना टॉर्क लगेगा वो तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा इस फॉर्मूले से। लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब आपने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ पे आपने राइट हैंड रूल पढ़ा था। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क can be predicted using right hand rule। तो जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल, इससे निकालेंगे टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क की क्या, अगर कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। और यहाँ पे जो टॉर्क है वो भी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल को। क्या भाई यहाँ पे ये तो डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और जो आपका डाइपोल मोमेंट है, इस वाले केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या ले रखी थी हमने, ये ले रखी थी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दोनों के बीच में ये एंगल हमारा थीटा था, ठीक है। अब मेरे को डायरेक्शन निकालनी है टॉर्क की यूजिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल, जो हमारा राइट हैंड रूल है, इसमें क्या करो, स्ट्रेच द पाम और स्ट्रेच योर फिंगर ऑफ राइट हैंड। आपका जो राइट हैंड है, इन फिंगर्स को स्ट्रेच करना है ऐसे। किसके अलोंग स्ट्रेच करना है, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग। फर्स्ट मतलब
ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। तो आपका जो P है फर्स्ट वेक्टर, इसके अलावा अपने राइट हैंड की फिंगर को स्ट्रेच कर लो। इस तरीके से स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच कर लूँ भाई इसको, मैं ऐसे स्ट्रेच करूँ, ऐसे स्ट्रेच करूँ, ऐसे करूँ, कैसे करूँ इसको, डिफरेंट तरीके ना। तो इसको ऐसे स्ट्रेच करना है कि अगर आपने पहले वेक्टर के लॉन्ग इसको स्ट्रेच किया हुआ है, और अगर आप अपनी फिंगर्स को फोल्ड करते हो, तो ये फिंगर्स किसकी तरफ आनी चाहिए, सेकंड वेक्टर की तरफ आनी चाहिए। किसकी तरफ आनी चाहिए, सेकंड वेक्टर की तरफ। तो मैं इसको ऐसे स्ट्रेच नहीं करूँगा, बल्कि इसको मैं ऐसे स्ट्रेच करूँगा ताकि फिंगर्स को फोल्ड करूँ तो ई की तरफ आए, सेकंड वेक्टर की तरफ आए। ऐसे स्ट्रेच करूँगा तो फिंगर किसकी तरफ आए, सेकंड वेक्टर की तरफ आए। तो अगर मैं फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ का स्ट्रेच कर लेता हूँ, तो फिंगर इस तरीके से स्ट्रेच करता हूँ कि अगर मैं फिंगर को फोल्ड करूँ तो वो सेकंड वेक्टर की तरफ आए। ठीक है। तो जो अंगूठा है वो अंगूठा क्या देगा, वो डायरेक्शन बताएगा किसकी, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ये P हो गया, ऐसे हाथ स्ट्रेच करूँगा मैं, ये सेकंड वेक्टर की तरफ मेरी फिंगर जा रही है, और अंगूठा यहाँ पे बताएगा डायरेक्शन किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की, टॉर्क की। तो अंदर की तरफ होगी ना। तो जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन वो इनटू द पेज है, इनटू द प्लेन या इनटू द पेज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और जो डायरेक्शन इनटू द पेज होती है ना, उसको ऐसे भी दिखाते हैं, क्रॉस का साइन लगा के छोटे सर्कल में बंद कर दिया, दिस इज इनटू द पेज। और अगर कोई आउटसाइड द पेज होती है ना, आउटसाइड द बाहर की तरफ होती, तो ऐसे डॉट लगा के सर्कल में बंद कर दो, ये होती है आउटसाइड द पेज, आउटसाइड द प्लेन या आउटसाइड द पेज। तो यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन मेरी आ गई वो क्या आ गई, अंदर की तरफ आ गई, प्लेन के अंदर की तरफ आ गई, बोर्ड की प्लेन के अंदर की तरफ आ गई। तो इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, और आप कॉपी पे करोगे तो पेज हो गया, इनटू द पेज। तो ये डायरेक्शन आ गई टॉर्क। ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे। क्या डिस्कस करेंगे कि जो टॉर्क है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो हम किससे निकालेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालेंगे P E sin थीटा, इससे निकालेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, कोई बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो जीरो होना चाहिए, और उस बॉडी के ऊपर जो नेट टॉर्क है वो भी जीरो होना चाहिए। अगर किसी बॉडी के नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, तो वो बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा। भाई डाइपोल इक्विलिब्रियम में कब होगा, डाइपोल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब डाइपोल के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो ही मिलेगा, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो मिलेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर टॉर्क भी जीरो हो जाता है, अगर टॉर्क भी जीरो हो जाता है, तो वो जो डाइपोल है वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। तो इससे जो टॉर्क जो जीरो लगेगा वो कब लगेगा, देखो टॉर्क जीरो, टाउ विल बी इक्वल टू जीरो व्हेन, ये जीरो कब होगा भाई, देखो ना तो P जीरो है ना E जीरो है, जब आपका साइन थीटा जीरो होगा तब ये जीरो के बराबर हो जाएगा। और साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। साइन 180 जीरो, साइन 0 0। तो जब आपका थीटा 0 होगा या 180 होगा, तो उस टाइम पे टॉर्क कितना लगेगा डाइपोल पे, 0, और आपका टॉर्क जो डाइपोल है वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो भाई, इन दोनों पोजीशन को मैं एक बार डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। जीरो एंगल, थीटा जीरो का मतलब क्या है, थीटा जीरो का मतलब ये है, थीटा जीरो का कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड,
और जो डाइपोल है ना वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? ये तो प्लस का चार्ज है +q और ये माइनस का चार्ज है -q। तो डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? -q से +q। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। तो P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो अगर कोई डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है और डाइपोल मोमेंट भी उसका उसी तरफ है, तो अगर डाइपोल को ऐसे रखेंगे तो डाइपोल पे इस पोजीशन में, इस ओरिएंटेशन में डाइपोल पे नेट टॉर्क लगेगा 0 और डाइपोल किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। 180 का मतलब क्या? देखो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल मोमेंट है या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ है कि यहाँ पे तो +q है, दिस इज +q एंड दिस इज -q। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? -q से +q की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। E और P दोनों किस में अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपोजिट का मतलब है थीटा का 180 डिग्री। ये दोनों ओरिएंटेशन जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन है। अब जो इक्विलिब्रियम होता है ये भी पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो आपको यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट इसको याद रखना है। जब आपका थीटा होगा 0 डिग्री, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो आपका इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। और जब आपका थीटा होगा 180 डिग्री तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल। हैं दोनों इक्विलिब्रियम की पोजीशन। 0 डिग्री पे भी इक्विलिब्रियम में है डाइपोल और 180 डिग्री पे भी डाइपोल आपका इक्विलिब्रियम में है, लेकिन 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है और 180 डिग्री पे आपका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसमें हमें डाइपोल मोमेंट का रिलेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए, डेरिवेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आएगा? 0 पे और 180 पे। 0 180 में से कौन सी पोजीशन स्टेबल की है, कौन सी अनस्टेबल की है, ये 3 का पॉइंट आपको आना चाहिए। तो एक आपको साउथ जो सोर्स है उसकी आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। वो कैसे निकालते हैं? यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, और मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से निकल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल होने डाइपोल। तो आप इस पे किस किस्म की प्रैक्टिस करोगे और इसको एक पर लिख कर देखोगे ना, तो ये मुश्किल नहीं है, हो गया।